Welcome to the third chapter of chemistry, atoms and molecules. Okay, this is a big chapter. Okay, and there are variety of topics in this chapter. This is your formal introduction to chemistry. I feel, क्योंकि जो पहले दो चैप्टर थे वो तो they were mostly matter oriented. So chemistry, that the study of atoms and molecules, uh, I think this is the first formal introduction to all of you to the world of chemistry. ठीक है वहाँ पे यहाँ पे chemical formulae और atoms and molecules and their symbols and their relative masses and their valencies, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं. ठीक है और मोल कॉन्सेप्ट ये चैप्टर का लास्ट पार्ट है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू मेक सीरीज ऑफ वीडियोस एंड शेयर इट विथ यू. सीरीज ऑफ वीडियोस मतलब पूरा चैप्टर एक वीडियो में कवर नहीं होगा. ठीक है, आई एम गोइंग टू गो पार्ट बाय पार्ट. सो द मेजरली जो पार्ट्स यहाँ पे कवर होने वाले हैं मैं तुम्हें बता देता हूँ. एक जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वो पहला है शायद, एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस ये दूसरा है. ठीक है, ये दो हो गए. इसके बाद डाल्टन्स एटॉमिक थियरी. ठीक है, डाल्टन ने क्या एटॉमिक थियरी दी थी, डाल्टन कौन है, इसके बारे में डिटेल्स में हम बात करेंगे ये सारी चीज़ों के बारे में. उसके बाद वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट atoms which are the smallest unit of elements. हमने इसके बारे में पहले भी बात की है बट फिर भी. एंड molecules which are the smallest units of elements as well as compounds. Elements as well as compounds. ठीक है, वी नो व्हाट आर कंपाउंड्स एंड एवरीथिंग, उनकी प्रॉपर्टीज, बट यहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे. उसके ऊपर उसके बाद सिम्बॉल्स ऑफ एटम्स. सिम्बॉल्स के बाद आई थिंक मुझे लगता है देर इज वैलेंसी, देर इज केमिकल फॉर्मूले या मॉलिक्यूलर फॉर्मूले. उसके बाद है रिलेटिव मासेस, रिलेटिव एटॉमिक मासेस एंड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस. और उसके बाद है मुझे लगता है मोल कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो इसके ऊपर अलग अलग वीडियोस बनेंगे. मोस्टली मेरे हिसाब से जो वीडियोस होंगे दे विल बी डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट में आई एम गोइंग टू कवर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी. ठीक है, सेकेंड वीडियो में आई एम गोइंग टू कवर atoms, elements, atoms, molecules, symbols, valency, and chemical formula up to here. And in the last video, I'm going to cover relative atomic mass and mole concept. तीन वीडियो में पूरा चैप्टर मैं तुम्हें दे दूंगा. ठीक है, उसके बाद तुम आराम से तीनों वीडियोस देख के फिर एक्सरसाइज कर सकते हो. जिसकी एग्जाम नज़दीक है वो लोग वीडियो देख के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है इसलिए आई कैन नॉट फोर्स यू टू complete the homework in time, but yeah, definitely you can watch the video and clear your concepts. ठीक है, so let's begin the chapter. See, in the previous chapters we have learned that all matter is made up of elements from which all forms of matter can be built. How many types of elements are known to man? 118. ये हमने पढ़ा है, right? The elements also combine to form compounds. ये elements एक दूसरे के साथ combine होके compounds भी बनाते हैं, right? Like हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स हैं और वो कंबाइन होके H2O वाटर बनाते हैं. Many questions come to our mind. How do elements combine to form all compounds? Can we divide the pure form of matter, that is elements and compounds, further and find the smallest particle of matter? Question वहीं का वहीं रहता है कि smallest particle of matter है क्या. ठीक है, so these questions have been a puzzle for scientists and philosophers for many years. थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव
समझना ज़रूरी है। ये बहुत सारी स्कूल्स में, नोटबुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में इसका कोई मेंशन नहीं होता। टीचर्स इसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं बिकॉज ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। जिसको सिर्फ एग्जाम में स्कोर करने के लिए पढ़ना है उसके लिए ये इंटरेस्टिंग नहीं होगा, बट हाँ जिसको चीज़ें समझनी है उसको मज़ा आएगा ये पढ़ के। तो मैं थोड़ा तुम्हें बोर करने वाला हूँ अभी, ठीक है, प्लीज़ बेयर विथ मी। हाँ, जिसको ऐसा लगता है ज़्यादा बोरिंग है वो आगे थोड़ा स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सबको इसमें इंटरेस्ट हो ज़रूरी नहीं। सो द एंशियंट ग्रीक्स, यहाँ से स्टोरी शुरू हुई थी। ऐसा नहीं है कि इंडिया में स्टोरी शुरू नहीं हुई थी, इंडियन हिस्ट्री भी है इसके पीछे, बट एंशियंट ग्रीक्स हैव ऑलवेज वंडर्ड as what would happen if we keep on breaking matter into smaller and smaller particles. Is there any point at which we would have to stop, after which the particle cannot be further broken? Idea of divisibility of matter was considered a long back in India around 500 BC. मतलब इंडिया में ये जो आइडिया है वो अप्रोक्सीमेटली 2500 ईयर्स पुराना है, मतलब रजिस्टर्ड, रिटर्न, जिसका रिटर्न प्रूफ है कि 500 बीसी में कोई तो इंडियन सेज या फिर कोई इंडियन ग्रेट, क्या बोलेंगे, फिलोसोफर या फिर सेज ही बोलते हैं बेसिकली, सेज ही होते हैं, यहाँ पे फिलोसोफर लिखा है। हाँ, तो ये फिलोसोफर या सेज ने, महर्षि कन्नड़ ने एक पॉस्टुलेट बनाया था दैट वी इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, जिसको हिंदी में पदार्थ बोलते हैं, वी शैल get smaller and smaller particles. Ultimately, we will get the smallest particle which cannot be divided further. He named these ultimate particles as परमाणु। ये जो परमाणु है ना, इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, परम एंड अणु। परम अणु, परमाणु हिंदी में होता है ना वो संधि, ये संधि है इसमें, परम अणु, परमाणु। ठीक है, अनदर इंडियन फिलोसोफर पाकुधा कत्यायमा, पाकुधा कत्यायमा also supported the view that these smallest particles normally exist in combined form, which gives us various forms of matter. Around the same period, ancient Greek philosophers like uh, Leucippus, Leucippus, Democritus, Epicurus, 6th century BC में suggested that subdivision of matter is possible. If we go on dividing the matter, a stage will come when particles cannot be further divided, and these indivisible particles are called atoms. जो हिंदी में जिसको बोलते हैं अणु, परमाणु मतलब मॉलिक्यूल होता है, बट जनरली दे आर टॉकिंग अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मतलब तुम सोचो कि आज से 2500 ईयर्स पहले एटम्स और मॉलिक्यूल्स, इनका कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता था, ऑल्दो नोबडी हैड एनी आइडिया, बट philosophers and these great minds, they had idea that ऐसे कोई पार्टिकल से मैटर बना है। The word atom comes from a Greek word meaning something which cannot be split or indivisible. Atom मतलब which cannot be split or which is indivisible. Indestructible भी बोल सकते हैं. However, the ancient theories proposed by Kannad and Greek philosophers were based on philosophical thinking and not on experimental work. उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट करके ये इसका कोई प्रूफ नहीं था उनके पास, ये हाइपोथीसिस था, गेस वर्क था, अजम्पशन था, फिलोसॉफीज थी। By the end of 18th century, scientists understood the difference between elements and compounds, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा। सो जो तुम साइंस पढ़ रहे हो ना, इट इज 200 ईयर्स ओल्ड। 200 ईयर्स ओल्ड साइंस से शुरुआत होती है साइंटिफिक चीज़ों को समझने की, जो तुम्हारे बेसिकली क्लास 8th और क्लास 9th में शुरू हो जाता है। और फिर मॉडर्न जो साइंस है, दैट इज यू कैन से क्वांटम फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटिंग, दैट इज वेरी वेरी न्यू, दैट इज वेरी न्यू, दैट इज लेटेस्ट। So they started finding how and why elements combine and what happens to the elements when they combine. The major credit goes to Antony Lavoisier. Now this was a French guy, French scientist, French chemist, Antony Lavoisier.
who laid the foundation of chemical sciences by establishing two laws of chemical combination. ये दो लॉज हमको पढ़ने हैं. केमिस्ट्री का जो मेजर कंट्रीब्यूशन है ये दो लॉज से आता है, जो किसने दिए थे? एंटोनी लेवोसियर. सबसे पहला, सबसे, ये जो दो लॉज है, दे आर collectively known as, together they are known as laws of chemical combination. आई एम श्योर तुम लोग नोट्स ले रहे हो, है ना? नोट्स लोगे तो तुम्हें लेक्चर बोरिंग नहीं लगेगा, जो कुछ लोगों को लग रहा है. तुम अगर सिर्फ सुनते रहोगे ऐसे डेड कैट बन के, तो डेफिनेटली बोरिंग लगेगा. प्लीज थोड़ा एक्टिवनेस दिखाओ, थोड़ा नोट्स लो. सुनने के साथ साथ थोड़ा नोट्स लेते जाओगे तो तुम्हें जो इंपॉर्टेंट चीजें है ना, तुम मिस नहीं करोगे. अदरवाइज क्या होगा कि ये लेक्चर बन जाएगा. अब सेम चीज क्लासरूम में भी होती है. टीचर को पहले तो लेक्चर देना ही पड़ेगा ना. हाउ यू कैन एस्केप दैट यार? चाहे वो वीडियो हो, चाहे लाइव हो. मैं देखो, मैं जब लेक्चर दे रहा हूं, पहला एज अ टीचर मेरा काम है कि मैं तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन दे दूं. उसके बाद तुम्हारे क्वेश्चन लूंगा ना मैं. राइट? आई कैनॉट टेक क्वेश्चंस इन बिटवीन. ये क्लास कितना डिस्टर्ब होता है. In between, though, there should not be any question, because before I finish my talk, before I finish giving my message, how can, my message is incomplete, how can a question arise on an incomplete message? It cannot. And if it arises, then I have to stop it, because there are other people who are listening to this message. एक बार मेरा कहना यह है कि एक बार मेरा मैसेज पूरा हो जाए, मेरा लेक्चर पूरा हो जाए, तुम मेरी बात पूरी सुन लो. उसके बाद तुम्हारे जो क्वेश्चन रह जाएंगे उसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं. जो मैं मानता हूं कि लाइव क्लास शायद थोड़े कम हो रहे हैं, बट सी, बिफोर फिनिशिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सिलेबस आई कैन नॉट गो इन द लाइव क्लास. सो लाइव क्लास अब होने वाले हैं, एंड आई एम गोइंग टू सी हाउ मेनी क्वेश्चंस you have, how much interaction you are ready to do. I really want to see that. ठीक है? लेकिन मेरा लेक्चर तो तुम्हें सुनना ही पड़ेगा, चाहे वो लाइव हो, चाहे वो रिकॉर्डेड वीडियो हो, यूट्यूब वीडियो हो, चाहे मेरा क्लासरूम हो. अब जस्ट इमेजिन सारे बच्चे क्लासरूम में बैठे हैं और मैं उनको कुछ बात बता रहा हूं, तो वो बीच में थोड़ी बोलेंगे कि मुझे बोर हो रहा है. अगर बोर हो रहा है तो भाई सो जाओ या घर पे चले जाओ. You cannot unlisten to the lecture. You have to listen to the lecture. ठीक है? आई एम ट्राइंग टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, बट कोई कोई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसको इंटरेस्टिंग नहीं बना सकते. क्या कर सकते हैं? मैं बीच में जोक्स डालता हूँ, मैं बीच में कुछ फनी चीज बोलता हूँ. मैं कितना फनी करूँ इसको, कितना मैं कंटेंट से तो बाहर नहीं जा सकता ना मैं. ठीक है? मैं बीच में वीडियोस भी दिखा देता हूँ, जहां जरूरत पड़ती है मैं वो चीज करता हूँ. बट आप इसको आप स्किप नहीं कर सकते. कोई भी मोड हो, लेक्चर तो आपको मेरा सुनना ही पड़ेगा. किसी भी टीचर का, सिर्फ मेरा नहीं. कुछ भी चीज सीखने के लिए यू हैव टू लिसन टू व्हाट द एजुकेटर इज सेइंग टू यू. देयर इज नो एस्केपिंग दिस. ओके? चलो, काफी हो गया, मैंने आपको टाइम वेस्ट किया थोड़ा सा. चलो, लेट्स कम टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. तो 17th सेंचुरी में scientists were trying to find out methods for converting one substance into another. तो ये तो मतलब बहुत बड़ा बात बोल दिया. कन्वर्टिंग सब्सटेंस फ्रॉम वन सब्सटेंस इनटू अनदर मतलब केमिकल रिएक्शन. साइंटिस्ट केमिकल रिएक्शन कैसे होते हैं इसके बारे में रिसर्च कर रहे थे. आज हमें पता है कि इस चीज को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें आयन, सपोज आयन है, आयन को रस्ट लग गया और आयन आयन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, है ना? कन्वर्जन ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर. तुम सोचोगे केमिकल रिएक्शन से आयन गोल्ड में कन्वर्ट क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता. एटम सिर्फ अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं, एटम दूसरे एटम्स में कन्वर्ट नहीं हो जाते. एटम्स वही रहते हैं, उतने ही रहते हैं, सिर्फ वो अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन में. तो ये स्टडी चल रही थी 17th सेंचुरी में. ड्यूरिंग द स्टडीज ऑफ केमिकल चेंजेस they made certain generalizations. They मतलब scientists. These generalizations are known as laws of chemical combination. ठीक है? केमिस्ट्री की हिस्ट्री बता रहा हूं मैं तुम्हें. केमिस्ट्री कहां से शुरू हुआ, केमिस्ट्री की हिस्ट्री क्या है? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है केमिस्ट्री की हिस्ट्री. द फॉलोइंग टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस were given after much experimentation by
लेवोसियर एंड प्राउस्ट। लेवोसियर, जिसका नाम हमने अभी पढ़ा था, और प्राउस्ट was one more scientist. They gave these two laws which are known as laws of chemical combination collectively. कौन से दो लॉज है? फर्स्ट लॉ, जो मैंने तुम्हें पहले ही शुरुआत के लेक्चर की शुरुआत के सबसे पहले बताया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कंजर्वेशन? सुना हुआ है ये वर्ड? कंजर्वेशन क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब क्या है? कंजर्व, जब कोई चीज कंजर्व होती है, इसका मतलब है वो कांस्टेंट रहती है, इट इज सेव्ड। ठीक है, व्हेन समथिंग डज नॉट डिप्लीट, व्हेन समथिंग रिमेन्स कांस्टेंट, इट मींस इट रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अब तुम्हें याद आया होगा फिजिक्स में, चैप्टर नंबर 2, लॉज ऑफ मोशन का लास्ट पार्ट। वैसे ही केमिस्ट्री में है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस लॉ डील्स विद रिलेशन बिटवीन द मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द केमिकल चेंजेस। क्या, किसके बारे में ये लॉ? दिस लॉ गिव्स यू रिलेशन बिटवीन द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट मतलब क्या? रिएक्टेंट वो चीज होती है, वो ऑब्जेक्ट, वो सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। राइट, रिएक्टेंट्स पार्ट लेते हैं केमिकल रिएक्शन में, और क्या बन जाते हैं? वो प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट का जो रिलेशन है, वो हमें कौन देता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट वॉज स्टेटेड बाय अ फ्रेंच केमिस्ट, ए लेवोसियर, एंटोनी लेवोसियर, in 1774. The law of conservation of mass states that during any chemical change, लर्न करना पड़ेगा, ये समझ लो फिर लर्न कर लो इसको word to word. During any chemical change, the total mass of the product is equal to the total mass of the reactants. किसी भी chemical change, प्रोडक्ट का टोटल मास और रिएक्टेंट्स का टोटल मास हमेशा सेम रहता है, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है पता है? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन। जब भी केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, केमिकल चेंज होता है, तो मास ना तो क्रिएट होता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है। द टोटल अमाउंट ऑफ मास ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व। And this law is also known as the law of indestructibility of matter. Indestructibility, matter destructible नहीं है, matter destroy नहीं हो सकता, mass destroy नहीं हो सकता। From a large number of experiments, it was concluded that although substances may undergo chemical changes, the total mass of the product of the reaction is equal to, it is exactly equal to, exactly word तो बहुत जरूरी है यहाँ पे, is exactly equal to the total mass of the reactants. जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए, उसमें जब एंटोनी लेवोसियर और उसके फेलो साइंटिस्ट ने जब चेक किया, तो उनको ये पता चला कि प्रोडक्ट का मास, मास ऑफ द प्रोडक्ट, एंड रिएक्टेंट का मास, मास ऑफ द रिएक्टेंट, हमेशा इक्वल रहता है किसी भी केमिकल चेंज के ड्यूरिंग। फॉर एग्जाम्पल, 12 grams of carbon combines with 32 grams of oxygen to give 44 grams of carbon dioxide. Now if you check this, 12 plus 32 कितना होता है? 44। प्रोडक्ट में कितना है मास? 44। कोई भी मास कम हुआ? रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स में जब चीजें ट्रांसफॉर्म हो गई, सब्सटेंसेस कंबाइन हो गए, केमिकल चेंज हुआ, कोई भी मास रिएक्टेंट्स में जितना था और प्रोडक्ट में जितना है उसमें कोई डिफरेंस आया? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या है कि मास कंजर्व्ड रहा। The total mass of the reactants and the mass of the product after chemical reaction remained constant. That means law of conservation of mass true है। ऐसे मल्टीपल एक्सपेरिमेंट किए, एक एक्सपेरिमेंट नहीं, ऐसे मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स करके पता चला कि मास हमेशा कंजर्व्ड रहता है। एक एक्टिविटी यहां भी दी है, इसको याद रखना ये एक्टिविटी को, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। एक्टिविटी देंगे तुम्हें, लेकिन क्वेश्चंस पूछेंगे, बहुत ध्यान से समझ लें। तो एक वेइंग बैलेंस चाहिए तुम्हें, इसके लिए कोनिकल फ्लास्क चाहिए। कोनिकल फ्लास्क
कोनिकल फ्लास्क मैं तुम्हें यहीं दिखा देता हूँ। ये दिख रहा है तुम्हें, ये वाला, ये कोनिकल फ्लास्क है, उसके पीछे है राउंड बॉटम फ्लास्क है, ये कोनिकल फ्लास्क है। ठीक है, कोनिकल फ्लास्क लेना है, स्मॉल इग्निशन ट्यूब, इग्निशन ट्यूब मतलब टेस्ट ट्यूब, थ्रेड लेना है, कॉर्क लेना है जो फ्लास्क के ऊपर फिट हो सकता है, और तुम्हें दो सोल्यूशन लेने हैं, बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। तुम बोलोगे ये सब क्या है सर, ये तो नए नाम है कुछ, हमको तो कभी हमने पढ़ा ही नहीं है ये। बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट्स आर केमिकल्स, दे आर ऑल्सो नोन एज सॉल्ट सोल्यूशंस। क्या बोलते हैं इनको? सॉल्ट सोल्यूशन। क्लास 10th में तुम पढ़ोगे इसको, इसके बारे में। अभी तो समझ लो कि ये कुछ केमिकल्स है। ठीक है, ये केमिकल्स को हमने दो अलग अलग इनके सॉल्यूशंस बनाए। अबाउट 5% solution of barium chloride and sodium sulfate in water. You know what is this 5%? You should know, सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है हमने। ये 5% है कॉन्सेंट्रेशन। क्या है 5%? कॉन्सेंट्रेशन। 5% कॉन्सेंट्रेशन मतलब 5 parts of barium chloride, 5 parts of and 5 parts of sodium sulfate separately, with the remaining parts will be water, that is 95 parts will be of water. तो इनका सोल्यूशन डाइल्यूट सोल्यूशन बन जाएगा। अब स्मॉल अमाउंट लेना है तुम्हें बैरियम क्लोराइड का कोनिकल फ्लास्क के अंदर। बैरियम क्लोराइड को पहले डाल दो कोनिकल फ्लास्क में, फिर उसके अंदर सोडियम सल्फेट। अच्छा, फिर एक इग्निशन ट्यूब ले लो, इग्निशन ट्यूब मतलब टेस्ट ट्यूब, और उसके अंदर सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन ले लो। फिर ये जो इग्निशन ट्यूब है उसको हैंग करना है फ्लास्क में। बट कैसे हैंग करना है? सो दैट sodium sulfate solution from that ignition tube or test tube should not fall into the barium chloride solution. तुम्हें थ्रेड को अपने हाथ में रखना है, ऊपर से कॉर्क को बंद कर देना है, यही पोजीशन में उसका वेट फाइंड आउट करना है। फिर वेट फाइंड आउट करने के बाद क्या करो, ये कॉर्क को थोड़ा सा ढीला करो और ये थ्रेड को अंदर स्लिप कर दो। थ्रेड अंदर स्लिप होगा तो ये टेस्ट ट्यूब धीरे 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 ऐसे गिर जाएगा। टेस्ट ट्यूब जैसे ही गिर जाएगा, अंदर सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड मिक्स हो जाएंगे। जैसे ही वो मिक्स हो जाएंगे, उनके अंदर केमिकल रिएक्शन होगा। एंड लेट मी टेल यू व्हाट विल हैपन। वी हैड बैरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, ये मिक्स होने से हमें मिलता है बैरियम सल्फेट। केमिकल रिएक्शन होता है बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तुम बोलोगे सर आपको कैसे पता ये ऐसा होता है? तुम केमिस्ट्री पढ़ोगे ना बेटा, तुम्हें भी पता चलेगा। अभी तो सिर्फ यू टेक इट एज माय वर्ड कि ये ही बनने वाला है, यहाँ पे दिया भी है। ठीक है, लेकिन यही बनेगा। और ये जो बैरियम सल्फेट होगा ना, इट विल बी प्रेसिपिटेटेड, प्रेसिपिटेट प्रेसिपिटेट, इसका प्रेसिपिटेट बनेगा। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो किसी भी सोल्यूशन में नीचे सेटल हो जाते हैं ऑन कीपिंग द सोल्यूशन। तो जैसे उनको मिक्स करोगे तो प्रेसिपिटेशन होगा और सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बन जाएगा, तो केमिकल रिएक्शन हो गया। अब केमिकल रिएक्शन हो गया, लेकिन हमें क्या चेक करना है कि मास चेंज हुआ है कि नहीं। तो पहले तो हमने मास चेक किया था, अब वापस केमिकल रिएक्शन होने के बाद मास चेक करो तो यू विल फाइंड दैट द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड द रिएक्टेंट्स रिमेन्स द सेम। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस है। व्हाट हैपेंस इन द फ्लास्क? क्या होता है फ्लास्क में केमिकल रिएक्शन? कैसे पता चला? क्योंकि एक वाइट प्रेसिपिटेट बना। प्रेसिपिटेट मैंने बताया तुम्हें, precipitate is an insoluble solid which settles down in the conical flask. किसका precipitate है वो? बैरियम सल्फेट का। ठीक है, अच्छा फिर do you think a chemical reaction has taken place? Yes. Why should we put a cork on the mouth of the flask? क्योंकि किसी किसी केमिकल रिएक्शन में गैस प्रोड्यूस होता है। तो अगर कॉर्क नहीं डाला, कॉर्क नहीं लगाया माउथ ऑफ फ्लास्क पे, तो वो गैस तो बाहर रिलीज हो जाएगा, तो गैस का मास फिर नहीं काउंट होगा, है ना। इसलिए फ्लास्क
के ऊपर कॉर्क लगाना जरूरी है. डज द मास ऑफ द फ्लास्क चेंज? नो. द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, दैट इज barium chloride plus sodium sulfate before reaction, is equal to the total mass of the products, which is barium sulfate plus sodium chloride after the reaction. And this shows that law of conservation of mass is valid. ठीक है. The above experiment may also be carried out by taking the following solutions. दूसरे solutions के साथ भी तुम कर सकते हो. एग्जाम्पल दिए हैं वो लोगों ने. कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन, लेड नाइट्रेट सोल्यूशन एंड सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन. ये सोल्यूशंस के साथ तुम सेम चीज कर सकते हो. तुम प्रूव कर सकते हो कि द टोटल मास ऑफ reactants before reaction is equal to the total mass of the product after reaction. That means the law of conservation of mass holds true. Next law which we are going to study is law of constant proportions. Lavoisier and other scientists observed that many compounds were composed of two or more elements, and each compound had the same elements in the same proportion irrespective of the fact from where the compound came or who prepared it. मैंने तुम्हें प्रीवियस चैप्टर में एक एग्जांपल दिया था वाटर का, H2O. What is the ratio between hydrogen and oxygen? 2:1. The ratio between hydrogen and oxygen is 2:1. तुम दुनिया का कोई भी वाटर सोर्स से पानी लेके आओ, तुम सी वाटर ले लो, तुम रिवर वाटर ले लो, तुम सी वाटर तो खैर मिक्सचर होता है, बट उससे भी वाटर एक्सट्रैक्ट करके तुम प्योर वाटर निकाल लो, रेन वाटर ले लो, रिवर वाटर ले लो, पॉन्ड का वाटर ले लो, या वेल का वाटर ले लो, अंडरग्राउंड वाटर ले लो, कोई भी वाटर दुनिया के किसी भी सोर्स से वाटर ले लो और उसको तुम अगर एग्जामिन करोगे, इट विल बी फाउंड दैट वाटर is made up of two compounds, that is hydrogen and oxygen only. कोई तीसरा compound नहीं हो. And the ratio in which hydrogen and oxygen has combined are 2:1. Two molecules of hydrogen and one molecule of oxygen. Two atoms of hydrogen and one atom of oxygen. By mass भी जो ये रेशियो है, by mass, वो भी कांस्टेंट है. तुम्हें पता है हाइड्रोजन का मास कितना है? हाइड्रोजन का मास है 1 यूनिट. अब मैं मास के बारे में यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का रिलेटिव एटॉमिक मास. फिर भी मैं तुम्हें अभी एक बता देता हूं कि हाइड्रोजन का जो मास है दैट इज 1 यूनिट और ऑक्सीजन का मास है 16 यूनिट्स. लेकिन हमारे पास दो हाइड्रोजन, भूलना मत. तो हाइड्रोजन का मास हो गया 2 यूनिट्स, ऑक्सीजन का मास हो गया 16 यूनिट्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. So what is the simplest ratio of the hydrogen and oxygen by mass? 1:8. By number ये रेशियो कितना है? 2:1. By mass ये नंबर कितना है? By mass ये रेशियो कितना है? 1:8. और ये जो रेशियो है वाटर में हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि तुम वाटर कहाँ से लाते हो, कौन बनाता है, कौन से सोर्स से लाया है तुमने वाटर. हाँ, वो वाटर होना चाहिए, जैसे वाटर की सारी प्रॉपर्टीज उसमें होनी चाहिए, है ना. तो वो वाटर ही होगा. केमिकली टेस्ट करोगे तो वो वाटर ही निकलना चाहिए. वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं होना चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 सिर्फ सेम वाटर जैसा दिखता है लेकिन पॉइजनस होता है. ठीक है, फिर वो उसका केमिकल कॉम्बिनेशन पूरा अलग हो जाएगा. सो दिस property, law of constant proportion, is applicable on any compound irrespective of its source or who prepared it. And this led to the law of constant proportion, this observation, and which is also known as law of definite proportion, and it was given by J. Proust in 1799. And this law states that a pure chemical compound is always made up of the same elements combined together in a fixed proportion by mass. यहाँ पे by mass वाला ही proportion या ratio की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ये जो नंबर वाला proportion है ये हम नहीं देखेंगे. हम कौन से proportion की बात करेंगे? by mass.
ठीक है, दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। फिर से बता देता हूं लॉ क्या बोल रहा है। लॉ बोलता है कि whenever two substances combine, whenever two pure substances combine, they form a compound which is also a pure substance, which is made up of the same constituents combined together in the same fixed ratio by mass, fixed proportion by mass. This means that whatever may be the source from which a compound is obtained, it is always made up of the same elements in the same proportion by mass. Let us consider the example of water. Same example जो मैं दे रहा था. It is a compound of hydrogen and oxygen. If we decompose 9 gram of pure water by passing electricity through it, we get 1 gram of hydrogen and 8 grams of oxygen. Always. Now, if we repeat the experiment by taking pure water from different sources like pond, well, river, sea, the same mass of hydrogen and oxygen are obtained in each case. This experiment shows that water always consists of two elements, hydrogen and oxygen, and these elements are combined together in the same proportion by mass 1:8. अब ये बात भी याद रखना कि ये प्रॉपर्टी कोई नई नहीं है। हमने ये एलिमेंट्स और सॉरी कंपाउंड्स और मिक्सचर का जो डिफरेंस था उसमें हमने ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से पढ़ी। इट्स नॉट अ न्यू प्रॉपर्टी, बट यस इट्स पार्ट ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। Similarly, carbon dioxide can be prepared by a number of methods such as given below. Carbon dioxide can be prepared by burning coal, can be prepared by the action of dilute hydrochloric acid on marble pieces, can be prepared by heating limestone. And it has been observed that each sample of carbon dioxide obtained by the above methods contains carbon and oxygen in the ratio 3:8 by mass. मतलब कार्बन का रेशियो 3 और ऑक्सीजन का रेशियो 8 पार्ट्स होता है। This means that carbon dioxide always contains two elements, carbon and oxygen, and these are combined together in the ratio 3:8 by mass. In other words, 3 grams of carbon will always combine with 8 grams of oxygen to form carbon dioxide. Or 6 gram of carbon will combine with 16 grams of oxygen, or 1 gram of carbon will combine with 8 by 3 grams of oxygen, and so on. मतलब अगर तुम्हें रेशियो पता है in which carbon and oxygen combines together to form carbon dioxide, then you can find the mass of each of them in any reaction. Ammonia और एक एग्जांपल, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है अमोनिया। अमोनिया में हमेशा जो रेशियो है वो है 14:3। किसका? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। ऑलवेज, नो मैटर कौन से सोर्स से तुम अमोनिया लेते हो। ठीक है, सो ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ये। उसके बाद डाल्टन्स एटॉमिक थियरी एक बार देख लेते हैं, एंड देन दिस फर्स्ट पार्ट विल बी कंप्लीट। ठीक है, चलो ये क्या है। इन अ रिएक्शन 5.3 grams of sodium carbonate were reacted with 6 grams of ethanoic acid solution. 5.3 grams of sodium carbonate were reacted with 6 grams of ethanoic acid solution. मैं यहां पे लिख देता हूं यार, सोडियम कार्बोनेट कितना है? 5.3 ग्राम्स। किसके साथ रिएक्ट किया उसने? इथेनोइक एसिड। कितना था? 6 ग्राम्स। द प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। प्रोडक्ट क्या है देखो, कार्बन डाइऑक्साइड। कितना कार्बन डाइऑक्साइड है? 2.2 ग्राम्स। 0.9 grams of water, तुम सोचोगे सर केमिकल रिएक्शन लिखना ज़रूरी है क्या? नहीं, अभी तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन तो हमने पढ़ा ही नहीं है। केमिकल रिएक्शन तो हम क्लास 10th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी ऐसे वर्ड में तुम लिख सकते हो। एंड 8.2 ग्राम्स ऑफ सोडियम इथानोएट सोल्यूशन। सोडियम इथानोएट कितना है? 8.2 ग्राम्स।
ठीक है, शो दैट दीज ऑब्जर्वेशंस आर इन एग्रीमेंट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, प्लीज नोट कर लो मेरे साथ साथ, टोटल मास ऑफ reactants is equal to total mass of products. Total mass of reactants is equal to total mass of products. ठीक है, so therefore total mass of reactants क्या है, is equal to 5.3 plus 6 which is 11.3 grams, and total mass of products क्या है, 8.2 plus 2.2 plus 0.9. 8 plus 2 10, 10.4, 10.4 plus 0.9 is 11.3 grams. Correct? So total mass of reactants or products same hai. Therefore, these observations are in agreement with law of conservation of mass. ठीक है, ऐसे करके लिखना है तुम्हें. दिस इज हाउ यू राइट द आंसर. सिंपल है, बहुत सिंपल है. चलो आगे बढ़ते हैं. Silver nitrate reacts with sodium chloride to form सोडियम नाइट्रेट एंड सिल्वर क्लोराइड. देखो इक्वेशन यहीं पे दिया हुआ है. ठीक है, मैं अभी पूरा नहीं लिखूंगा. It is found that 3.40 grams of silver nitrate, 3.40 grams of silver nitrate combines with 1.5 grams of sodium chloride plus 1.5 grams of sodium chloride. ये क्या है, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स कितना होगा ये, 3.40 प्लस 1.5 है ना, तो वो 1.50 ले सकते हैं हम लोग. तो ये हो जाएगा 4.90 ग्राम्स. And 2.8 grams of silver chloride is precipitated. अच्छा, ये तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट हो गया. टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट में याद रखना, प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है, 2.8 ग्राम्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड. ये रहा सिल्वर क्लोराइड. सिल्वर क्लोराइड कितना हुआ, कितना मिला हमें, 2.8 ग्राम्स प्रेसिपिटेट हुआ. Applying law of mass, law of conservation of mass action to calculate the mass of sodium chloride, sorry, sodium nitrate form. तो कितना सोडियम नाइट्रेट फॉर्म हुआ होगा. See, according to law of conservation of mass, total mass of products, प्रोडक्ट का टोटल मास कितना होना चाहिए, 4.90 ग्राम. क्यों, क्योंकि दैट इज द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स. और प्रोडक्ट में दो चीजें हैं, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट. इसमें से सिल्वर क्लोराइड का मास कितना है, 2.8. देयरफॉर मास ऑफ सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट का मास कितना हो जाएगा, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट माइनस मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड. सोडियम नाइट्रेट का मास कितना हो जाएगा, ये 2.10 ग्राम्स. 2.10, 4.90 माइनस 2.80 इज 2.10 ग्राम्स. ठीक है, चेक करते हैं. 2.10 सिंपल है. अच्छा, नेक्स्ट. Calcium carbonate on heating decomposes to give calcium oxide and carbon dioxide. मैं रिएक्शन लिख लेता हूं.
calcium carbonate on heating decomposes to give calcium oxide plus carbon dioxide. When 10 grams of calcium carbonate is decomposed, 10 grams, decomposed completely, it formed 5.6 grams of calcium oxide, 5.6 grams of calcium oxide, and 4.4 grams of carbon dioxide. Okay. Show that the data is in agreement with the law of conservation of mass. ठीक है, इसमें तो क्या करना है, इसको ऐड करना है सिर्फ. तो मुझे तो लग रहा है कि 5.6 प्लस 4.4 10 होता है. तो सिंस द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, यू नो हाउ टू राइट इट. मैंने फर्स्ट क्वेश्चन दिखाया था लिख के, तो वैसे ही लिखना है इसको. हेंस दिस इज इन एग्रीमेंट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. राइट, ऐसे करके. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. With the help of law of mass action, predict the values of x, y and z in the following reaction. बहुत easy है. देखो जैसे इसमें a plus b is equal to c plus d, राइट. a plus b reactants है, c plus d प्रोडक्ट है. ठीक है, तो a plus b में फर्स्ट वाला देखो, 1 plus 2.5 कितना होता है, 3.5. और यहाँ पे c 1.5 है, तो d कितना होगा, 3.5 minus 1.5. x कितना होगा, 2 ग्राम्स. चेक करते हैं x 2 ग्राम्स है कि नहीं. यस, इट इज 2 ग्राम्स. वैसे ही सेकंड और थर्ड तुम वीडियो पॉज करके अभी सॉल्व करोगे. प्लीज पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट नाउ. डन. लेट्स चेक व्हाट इज y एंड z, whether your answer is correct or not. मेरे हिसाब से ये 3 प्लस 4 7 है, और यहाँ पे ये 5 है, मतलब ये y 2 ग्राम्स होना चाहिए. मतलब x भी 2 ग्राम है, y भी 2 ग्राम है, और यहाँ पे 1.5 plus 3.8 is, see, 3.5 plus 1 is 3.8 plus 1 is 4.8 plus 0.5 is 5.3, और यहाँ पे ये 3 है. 5.3 minus 3 2.3. तो 2 ग्राम 2 ग्राम 2.3 ग्राम, 2 ग्राम 2 ग्राम 2.3 ग्राम. राइट, बहुत इजी कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है. In an experiment, 2.192 grams of copper oxide was obtained from 1.751 grams of copper. Okay, एक मिनट. तो कॉपर से कॉपर ऑक्साइड कैसे बनेगा, देखो बहुत इजी है. कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड. ठीक है, ये याद रखना, ये इसका केमिकल रिएक्शन हमें फ्यूचर में सीखना है, बट ये तो याद रहेगा, इजीली है, हो सकता है याद. 2.192 grams, 2.192 grams of copper oxide is obtained from 1.751 grams of copper, 1.751 grams of copper. ठीक है. In another experiment, 1.824 grams of copper oxide. तो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, कितना है, 1.824, 1.824 grams of copper oxide on reduction gave 1.457 grams of copper. रिडक्शन मतलब क्या, रिडक्शन मतलब इसमें से ऑक्सीजन को रिमूव किया, तो क्या मिला हमें, कॉपर प्लस ऑक्सीजन. कितना कॉपर मिला हमें, 1.457 ग्राम्स प्लस ऑक्सीजन जो नहीं पता. शो दैट the given data illustrates the law of constant proportions. वाओ वाओ वाओ, डबल स्टार देता हूं ये क्वेश्चन को, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन है. ठीक है. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यहां पे हमें
प्रूव करना है कि ये डेटा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के साथ एग्रीमेंट में है या उसको इलस्ट्रेट करता है। ओके देखो, सबसे पहले लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये बोलता है कि किसी भी कंपाउंड में कंस्टिट्यूएंट्स हमेशा सेम रहते हैं, नो मैटर वो कंपाउंड का सोर्स क्या है, कहाँ से बना है, किसने बनाया है, और जो उनके उनके मास का रेशियो है वो भी हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे कंपाउंड कौन सा है? हम जो यहाँ पे कंपाउंड की बात कर रहे हैं दैट इज कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड, अब ये कॉपर ऑक्साइड में कॉपर कितना है और ऑक्सीजन कितना है ये अगर पता चल जाए तो हम कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो निकाल सकते हैं और फिर बता सकते हैं कि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से एग्री करता है कि नहीं करता। अब बहुत इजी है, हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि फर्स्ट जो रिएक्शन है, ये जो फर्स्ट रिएक्शन है इसमें कॉपर में, कॉपर का मास पता है, उसमें कितना ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो 2.192 ग्राम्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड बनेगा। बहुत इजी है, 2.192 को लेंगे हम लोग और उसमें से 1.751 को माइनस कर देंगे तो हमें जो ऑक्सीजन मिलेगा दैट इज 0.441 ग्राम्स। ठीक है, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यूज किया, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट का रूल अप्लाई किया और ऑक्सीजन का मास निकाल दिया। सेम तरीके से सेकेंड वाला भी करेंगे। सेकेंड वाले में कॉपर ऑक्साइड का मास है 1.824 और उसमें से जो प्रोडक्ट बनते हैं वो है कॉपर और ऑक्सीजन। कॉपर कितना है 1.457, 1.457। जब ये दोनों को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलता है ऑक्सीजन 0.367। तो मतलब टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट एंड टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज सेम इन बोथ द केसेस। अब हमें एक चीज मिला है, इन बोथ द केसेस वी हैव गॉट mass of copper and oxygen. So mass of copper is to mass of oxygen. In the first case, ये वाले केस में कितना होगा 1.751 अपॉन 0.441। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1000 मल्टीप्लाई करो, गेट rid of the decimal place, so you get 1751 डिवाइड बाय 441। डिवाइड करो इसको, तुम्हें आंसर पॉइंट में आएगा। ठीक है, पॉइंट में तुम्हें ये जो आंसर आता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4:1 अप्रोक्सीमेटली। ओके, अप्रोक्सीमेटली कितना आंसर आता है 4:1। ये सिंपलेस्ट रेशियो है किसका, कॉपर का, मास ऑफ कॉपर और मास ऑफ ऑक्सीजन का। ठीक है, सेकेंड केस में हम लोग ढूंढते हैं मास ऑफ कॉपर इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन। अगर ये डेटा एक्यूरेट है तो कोई भी एक्सपेरिमेंट में कॉपर और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो है दैट शुड बी सेम। सो 1.457 अपॉन 0.367, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो पहले तो 1000 मल्टीप्लाई कर दो तो यू गेट 1457 डिवाइडेड बाय 367। ठीक है, और यहां भी जो हमें रेशियो मिलता है दैट इज 4:1। मतलब दोनों एक्सपेरिमेंट्स में जो कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो है दैट इज 4:1। दैट शोज दैट दिस डेटा इलस्ट्रेट्स लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। वेरी नाइस क्वेश्चन एक्चुअली, इसको अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, चलो ओके, ये लोगों ने थोड़ा सा अलग तरीके से किया है, परसेंटेज निकाले हैं। मैंने सिर्फ रेशियो निकाल के छोड़ा है, वो लोग ने परसेंटेज निकाले हैं। नो नीड ऑफ डूइंग ऑल दिस परसेंटेज एंड स्टफ, you can directly find the ratio of mass of copper and oxygen in both the cases like how I did it। तो इतना इनफ है। ठीक है, टेक माई वर्ड फॉर इट, इतना 100% इनफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है राइट। ये एक्चुअली सारी बुक्स में इतने क्वेश्चन नहीं होते, ये अच्छी बात है कि हमको इतनी प्रैक्टिस मिल रही है। तब जब तुम एक्सरसाइज करोगे तुम्हें कोई तकलीफ नहीं आएगी। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर, ये तो हमें पता है।
What weight of oxygen gas would be required to completely react with 3 grams of hydrogen gas? Very nice question. देखो, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन इज 1:8. ठीक है, मतलब 1 part of hydrogen reacts with 8 parts of oxygen. So 3 grams of hydrogen would react with how much of oxygen? Unitary method पता है तुम्हें? क्लास 8th में पढ़ी होगी. यही है वो. 3 times 8 by 1, that is 24 grams. अगर 3 grams hydrogen है तो it will require 24 grams of oxygen to combine with it. Let's calculate. Yes, very easy. राइट, हम ऐसे यूनिटरी मेथड से दिखा सकते हैं. और एंड में स्टेटमेंट लिखना मत भूलना. मैंने नहीं लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी ना लिखो. नेक्स्ट क्वेश्चन. A 0.24 gram of a sample of compound of boron and oxygen was found on analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 grams of oxygen. ठीक है. Calculate the percentage composition of the compound by mass. अब ये लोग percentage composition पूछ रहे हैं. ठीक है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मैं तुम्हें फॉर्मूला बताता हूँ, ऑल्दो ये हमारे टॉपिक में नहीं है. ठीक है, देखो, सबसे पहले लिखना है टोटल मास ऑफ कंपाउंड. कंपाउंड का टोटल मास क्या है? 0.24 ग्राम्स. ठीक है, और इसमें कंस्टिट्यूएंट्स है बोरॉन और ऑक्सीजन. सो मास ऑफ बोरॉन बी, पूरा ही लिखता हूं मैं, बोरॉन 0.096 grams. मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 0.144 ग्राम्स. परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है. परसेंटेज ऑफ बोरॉन is mass of boron in the compound upon mass of compound, mass of the full mass of compound multiplied by 100. याद रखना फॉर्मूला. मास ऑफ बोरॉन इज, कोई भी बोरॉन की जगह कोई भी एलिमेंट हो सकता है. परसेंटेज कॉम्पोजिशन का यही फॉर्मूला है. 0.096 अपॉन 0.24 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो ये हो जाएगा 9.6 अपॉन 0.24, और ये हो जाएगा, you can multiply by 100 on both the sides, so you will get 960 upon 24. 24 4s are 96, राइट. सो यहाँ पे आएगा 40. बोरॉन कितना है? 40%. ठीक है, बोरॉन है 40%. अच्छा, अगर बोरॉन 40% है तो ऑक्सीजन तो 60% होना चाहिए. चलो देखते हैं 60% आता है कि नहीं. सो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, mass of oxygen is 0.144, mass of total compound is 0.24 multiplied by 100. ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 14.4 upon 0.24, which is 1440 upon 24. 24 6 are 144. 4 6 are 24. मैं चेक कर रहा हूँ, एक मिनट. 24 6 are 4 6 are 24 244, करेक्ट. सो 24 6 are, सो यहाँ पे आएगा 60. ऑक्सीजन कितना है? 60%. मैंने पहले ही बोला था, अगर बोरॉन 40% है तो ऑक्सीजन 60% आना ही चाहिए. दोनों परसेंटेज का सम, दो या दो से ज्यादा जितने भी एलिमेंट्स है इस कंपाउंड में, वो सबके परसेंटेज का सम 100 होना चाहिए. So this is one new question based on new type of question based on percentage composition. Correct. Okay, coming to our next part, which is Dalton's atomic theory. The scientists started thinking to give appropriate explanation to the law of combinations. Guided by the law of chemical combinations and other facts, John Dalton, remember John Dalton came later, पहले लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन आ गया था.
मतलब लेवोजियर और प्राउस्ट और दूसरे साइंटिस्ट्स ने लॉ ऑफ कांस्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर काम कर दिया था, उसके बाद डाल्टन को मोटिवेशन मिला, and then he provided the basic theory about the nature of matter. He took the name atoms for smallest particle of matter as given by the Greek people. Based on the law of chemical combination, he proposed a model of an atom known as Dalton's atomic theory. तो डाल्टन ने सबसे पहले एक थियरी दी. Now see, this is theory, so it is not completely based on experiments. It is based on, you can say, overall observations. He did not do like very, and this was like in um, early 17th century, right? 17th or 18th century, early 18th century, I'm sorry, early 18th और 19th century, मतलब आज से 200 साल पहले, 200 से ज्यादा साल पहले की बात है. तभी इतनी एक्सपेरिमेंट्स के लिए इतने कन्वीनियंस भी नहीं थी. Still, Dalton somehow managed to uh, get all the informations together and make an theory, Dalton's atomic theory. John Dalton was the first guy to give you this atomic theory. फर्स्ट पॉस्टुलेट, तो ये जो पॉइंट्स है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है उसको बोलते हैं पॉस्टुलेट्स. So first postulate of Dalton's atomic theory is all matter is made up of very small particles. All matter is made up of very small particles. These particles are called atoms. Matter बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना है और ये पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? एटम्स. एटम्स कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन, इसको और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हम. दे आर टाइनी, indivisible and indestructible ultimate particles. Atoms are tiny, indivisible and indestructible ultimate particles. देखो ऐसा तो उसको अगर तुम सुनते हो डाल्टन्स एटॉमिक थियरी को तो ये पहले दो पॉइंट तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट तुम इसके बाद वाले चैप्टर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में, देखोगे कि डाल्टन्स एटॉमिक थियरी कितनी गलत है. मतलब बहुत सारे पॉइंट्स इसके, मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स गलत है, लेकिन अभी के लिए तो हम मान के चलते हैं कि ये सही है. ठीक है, बाद में इसको कॉन्ट्राडिक्ट भी करेंगे. एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. All the atoms of a given element are identical in all respects, having the same mass, size, and chemical properties. Atoms of different elements are different and have different mass, size, and chemical properties. बिल्कुल सही है. Atoms ना तो create हो सकते हैं ना तो destroy हो सकते हैं chemical reaction में, वो सिर्फ अपनी positions change करते हैं, इसलिए नए compounds बनते हैं. और सारे एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम्स है, दे आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, हैविंग सेम मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जो सही है. लेकिन एक ही चीज इसमें गलत है कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट मासेस, जो अभी हमें पता है कि जिसको आइसोटोप्स बोलते हैं. उसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम. देन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट एंड हैव डिफरेंट मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. कभी कभी ऐसा होता है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आल्सो हैव सेम मास, इनको आइसोबार्स बोलते हैं. ये भी हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो डाल्टन्स की एटॉमिक थियरी क्या थी? थोड़ी बहुत सही थी, कुछ कुछ इसमें फ्लॉज थे. ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन, ये सिक्स्थ पॉइंट है डाल्टन्स एटॉमिक थियरी का. ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स. एब्सोल्युटली करेक्ट. सिक्स्थ पॉइंट एब्सोल्युटली करेक्ट, आई एग्री विथ इट. कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन में अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं सिंपल होल नंबर रेशियो में और कंपाउंड्स बनाते हैं. द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड. ये भी बिल्कुल सही है. Eighth property, atoms of the same element can combine in more than one ratio to form more than one compound. बिल्कुल सही है. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाटर भी बना सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बना सकते हैं. ठीक है, वाटर में दो एटम होते हैं हाइड्रोजन के और एक एटम होता है ऑक्सीजन का. हाइड्रोजन पेरोक्साइड में दो एटम हाइड्रोजन के भी होते हैं और दो एटम ऑक्सीजन के होते हैं. ठीक है, तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन कंबाइन इन मोर देन वन वे टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड. सो डाल्टन्स एटॉमिक थियरी ने हमें कॉन्सेप्ट ऑफ एटम दिया,
कि वो सबसे छोटा पार्टिकल है मैटर का, लेकिन डाल्टन को ये नहीं पता था कि एटम के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं। जो क्या होता है तुम्हें पता है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तुम जानते हो इसके बारे में? नहीं जानते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जानते हो तो भी अच्छी बात है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। सो केमिस्ट्री की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है। अब एटम्स के बारे में जो भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में आगे जानकारी है वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में कवर करूंगा। एंड एज आई टोल्ड यू, आई एम गोइंग टू कवर दिस चैप्टर स्लोली एंड 3 पार्ट में मैं सारे वीडियोस में बना के ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा। पहला पार्ट आज कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। So what I want you to do is after I post the videos, I will give you the homework. Please uh, do the homework based on the videos, and if any doubts you have, you contact me directly. Okay, I will clear that doubt, whether it is for your exam or whether it is not for your exam. If you have doubts, if you think that I'm missing live class and my doubts are not solved and I don't have any work, why don't you talk to me? Please talk to me. ठीक है? And I will make sure that your doubts are cleared, you have work. You just have to communicate with me. I just need a healthy communication because तुम सबकी एग्जाम और स्कूल का शेड्यूल अलग अलग चलता है, तो आई कैनॉट ट्रीट एवरी वन ऑफ यू इक्वली। ठीक है, मुझे सबको अलग अलग ट्रीट करना पड़ेगा। किसी को ज्यादा काम देना पड़ेगा, किसी को कम काम देना पड़ेगा, बिकॉज सबका शेड्यूल अलग है। राइट? सो आई एम रेडी टू गिव दैट सर्विस टू यू। Right? You just have to contact me, you have to talk to me. And I hope this video was not boring for you. I hope that I was able to clear all your concepts. Okay, so I'll see you in the next video. Bye bye.